अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर शहबाज। तो आज हम लोग लेक्चर 1.14 के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कब रिलीज होगी, कब एब्जॉर्ब होगी, आज इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ा जाएगा। सो क्लास बोर्ड की तरफ चलते हैं। लेक्चर 1.14 हाइड्रेशन एनर्जी। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर 1.14 हाइड्रेशन एनर्जी, क्या मुराद है हाइड्रेशन एनर्जी से? डेफिनेशन को हम अभी नहीं पढ़ सकते, हम पहले डायग्राम को समझेंगे फिर डेफिनेशन की तरफ आएंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कंटेनर में वाटर है और उस वाटर में आयनिक कंपाउंड ऐड किया गया है लाइक NaCl या MgCl2। स्टूडेंट, जैसे ही इसमें आयनिक कंपाउंड यानी सॉल्ट ऐड करेंगे तो नेकेड आई से अंदर क्या हो रहा है हमें तो नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए तो कुछ इस तरह से होगा। ये प्लस और माइनस आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। सो जैसे ही नमक के क्रिस्टल्स पानी में जाएंगे तो पानी इन नमक के क्रिस्टल्स को सराउंड कर लेंगे। स्टूडेंट, जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल नमक के क्रिस्टल को सराउंड करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि सॉल्ट का माइनस पोर्शन वाटर के पॉजिटिव पोर्शन के साथ अट्रैक्शन डेवलप करेगा और इसी तरह सॉल्ट का पॉजिटिव पोर्शन वाटर के नेगेटिव पोर्शन के साथ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। डियर स्टूडेंट, इस अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। सॉल्वेंट ब्लू कलर से है और सॉल्यूट, तो दिस इज सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। जी स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा होता है। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? अगर आपको कैपेसिटर्स का पता हो तो कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट। स्टूडेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए इनके दरमियान में जो भी मीडियम यूज किया जाता है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा होना चाहिए, तभी ये प्लस प्लेट अलग रहेगी और माइनस प्लेट अलग रहेगी। सो पानी के अंदर ये बहुत अच्छी एबिलिटी है कि ये प्लस माइनस को सेपरेट करवा सकता है, यानी पानी का बहुत अच्छा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से पानी अब क्या करेगा, इस प्लस और माइनस को तोड़ देगा और कुछ इस तरह से डेवलपमेंट होगी, यानी नेगेटिव पार्ट टूटने के बाद इस तरह से आएगा और पानी उसके गिर्द कुछ इस तरह से सराउंड कर लेगा और पॉजिटिव पार्ट टूटने के बाद सेपरेट हो जाएगा और पानी उसको इस तरह से सराउंड कर लेगा। सो अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए इस प्लस माइनस को जोड़ने वाली ताकत जिसका नाम है लैटिक्स एनर्जी, मैं यहां नीचे लिखता हूं, इस प्लस माइनस को जोड़ने वाली ताकत, इस ताकत का नाम है लैटिक्स एनर्जी। अगर इस लैटिक्स एनर्जी को तोड़ दिया जाए, इस बॉन्ड आयनिक बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी जो इसको तोड़े। सो स्टूडेंट, इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम है लैटिक्स एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखें कि जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल प्लस को और प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा, इस अट्रैक्शन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी। और इस अट्रैक्शन के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होगी, उस रिलीज होने वाली एनर्जी का नाम होगा हाइड्रेशन एनर्जी। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले दो केसेस हैं। पहला केस, जब लैटिक्स एनर्जी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी से, और दूसरा केस जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लैटिक्स एनर्जी से। तो क्या होगा? लेट्स से स्टूडेंट्स, पानी के सॉल्वेंट
के सोल्यूट के साथ इंटरेक्शन के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसको हमने हाइड्रेशन एनर्जी का नाम दिया है, रिलीज होने वाली एनर्जी फॉर एग्जांपल 1000 किलो जूल उसकी वैल्यू है, और यहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वो 800 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो डियर स्टूडेंट, इस केस में आप देख सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लैटिक्स एनर्जी कम है। हाइड्रेशन एनर्जी है 1000 और लैटिक्स एनर्जी है 800। सो ये 1000 एनर्जी क्या करेगी, इस लैटिक्स एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देगी। यानी 800 चाहिए, 1000 रिलीज हो गया है, तो 1000 में से 800 किलो जूल एनर्जी यूज होगी और इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो नेट चेंज अगर आप देखें स्टूडेंट्स, वो 200 किलो जूल का है जो कि रिलीज हो जाएगा, एंड द प्रोसेस वुड बी एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व हो रही है। इसी तरह से अगर ऐसा हो जाए कि रिक्वायर्ड लैटिक्स एनर्जी 1200 किलो जूल है और हाइड्रेशन एनर्जी सिर्फ 1000 किलो जूल रिलीज हुई है, सो इस केस में रिक्वायर्ड एनर्जी जो बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए वो ज्यादा है और रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी थोड़ी है। सो अब क्या होगा कि नेट एनर्जी प्लस 200 में रहेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा 200 हमें देनी पड़ेगी सिस्टम के अंदर। सो अब 200 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सिस्टम के अंदर सराउंडिंग से। सो डियर स्टूडेंट, इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और इस केस में यह प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। आई रियली होप आपको डेफिनेशन में यह बात क्लियर हो चुकी है कि ये एब्जॉर्ब और इवॉल्व का वर्ड कब आएगा। स्टूडेंट्स, इस केस में देखा गया है कि सॉल्ट सॉल्युबल है और इस केस में देखा गया है कि सॉल्ट स्पायरिंगली या इनसॉल्युबल रहते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए वो ज्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कुछ प्रोसेस हैं, उनकी मैं टर्म्स लिखता हूं, उनको एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1, हाइड्रेशन। पानी के मॉलिक्यूल्स का सॉल्ट को सराउंड करना हाइड्रेशन है। इस हाइड्रेशन के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होगी उसका नाम होगा हाइड्रेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, इस हाइड्रेशन एनर्जी के रिलीज होने के बाद सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, आयंस सेपरेट हो जाएंगे और इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोलिसिस। आई रियली होप कि आपको हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रोलिसिस समझ आ गया। आई रिपीट, लैटिक्स एनर्जी की वो अमाउंट है जो रिक्वायर्ड है आयंस को सेपरेट करने के लिए। स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी का ताल्लुक किन चीजों के साथ है। डियर स्टूडेंट, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। याद रखिए स्टूडेंट्स, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब चार्ज डेंसिटी अगर देखा जाए, चार्ज डेंसिटी को अगर देखा जाए तो डियर स्टूडेंट, चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज। इट मींस कि जिन आयंस का साइज बड़ा है, कम पानी के मॉलिक्यूल्स उसके आसपास आएंगे क्योंकि जगह नहीं है इतनी ज्यादा। अब देखें, साइज छोटा होने पे ज्यादा जगह है पानी के मॉलिक्यूल्स के सराउंड होने की। सो डियर स्टूडेंट, जितना बड़ा साइज होता जाएगा
पानी के लिए अट्रैक्शन उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि फिजिक्स कहती है कि बड़ी चीज़ के ऊपर चार्ज का इफेक्ट कम होता है। यानी कि आसान अल्फाज में अगर इसको बताऊं कि जब किसी चार्ज्ड बॉडी का साइज बड़ा हो जाए, चार्ज की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। किसी चार्ज्ड बॉडी का साइज छोटा हो तो उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा रहती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस प्लस के सराउंडेड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इसके गिर्द 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन्हें हाइड्रेशन नंबर भी कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट, हाइड्रेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी पानी उतना ज्यादा आयंस को इंटरेक्ट करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ ट्रेंड्स हैं। You know that lithium and sodium. Lithium have small size, sodium have large size, and potassium have relatively large size than sodium. Charge सबका +1 है. It means charge remains same. अगर चार्ज सेम है तो जिसका साइज बड़ा है उसकी चार्ज डेंसिटी कम है, और जिसकी चार्ज डेंसिटी कम है डियर स्टूडेंट उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। सो आप देख सकते हैं कि पोटेशियम का साइज बड़ा है, यानी डेंसिटी ऑफ चार्ज कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम है। साइज छोटा है, डेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है। स्टूडेंट्स, पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर एक ही पीरियड की बात की जाए, स्टूडेंट P3 सोडियम +1 चार्ज, मैग्नीशियम +2 चार्ज, एल्यूमिनियम +3 चार्ज। आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज कर रहा है। इट मींस कि इस बॉडी पे +1 चार्ज है, इस बॉडी पे +2 चार्ज है, इस बॉडी पे +3 चार्ज है। सो इसका चार्ज भी ज्यादा है और साइज भी कम है। सो स्टूडेंट, जब इसका चार्ज भी ज्यादा है, साइज भी कम है, मींस कि इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, सो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सिमिलरली सोडियम की चार्ज डेंसिटी कम है, सो इसके केस में हाइड्रेशन एनर्जी कम रिलीज होगी। आई रियली होप इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और इन तमाम एनर्जीज के जो यूनिट्स हैं वो किलो जाउल पर मोल हैं। किलो जाउल पर मोल, सेम यहाँ पे किलो जाउल पर मोल, किलो जाउल पर मोल, किलो जाउल पर मोल। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात काबिले गौर है कि लेट्स से अगर आप कोई 1 मोल आयन पानी में डालते हैं तो पानी उन आयन्स के मुकाबले में इतना होना चाहिए। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल देता हूं, इस पॉजिटिव आयन की बात करते हैं, अगर ये एक पॉजिटिव आयन इसमें आएगा तो उसको 4 पानी के मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं। इट मीन कि अगर ये 10 पॉजिटिव आयन्स इसमें आएंगे तो इसको 40 पानी के मॉलिक्यूल चाहिए। सो इसी तरह अगर ये 1 लाख पॉजिटिव आयन्स इसमें आएंगे तो 4 लाख पानी के मॉलिक्यूल चाहिए। सो इसी तरह तादाद में अगर ये 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मीन्स 1 मोल हो गया तो पानी के मॉलिक्यूल इसको इसकी तादाद से 4 गुना चाहिए, यानी 4 मोल चाहिए। सो इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रेशन एनर्जी डिटेक्ट करने के लिए इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करना आपने। स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एन इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि पानी के कुछ आयंस नीचे बैठे हैं और कुछ पानी में विदाउट वाटर इंटरेक्शन है। सो उसके साथ फिर वाटर के जब तक पानी के मॉलिक्यूल आयन को मुकम्मल तौर पे सराउंड ना कर लें तो ये हाइड्रेशन एनर्जी डिटेक्ट नहीं हो सकती। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइड्रेशन एनर्जी का सिंबल है HYD।
आप चाहें तो खाली H भी लिख सकते हैं। डिफरेंट लिटरेचर की बुक्स में डिफरेंट तरह के नोटेशंस मिलती हैं, लेकिन आप इंटरनेशनली देखें तो HYD यानी हाइड्रेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, अब आप इसकी डेफिनेशन को अगर आप देखें तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा एब्जॉर्ब और इवॉल्व का वर्ड किस पर्पस के लिए यूज किया है, हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है। अब अगर आप इसका ट्रेंड थोड़ा सा खुद से एनालिसिस करें, स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं टॉप टू बॉटम साइज विल बी इंक्रीज, हाइड्रेशन एनर्जी विल बी डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट size will be decrease, charge also will be increased, that's why charge density increase। अब चार्ज डेंसिटी के इंक्रीज होने से मैं आपको बता चुका हूं कि हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। सो ये बात मैच्योर होगी, टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। यह आप ट्रेंड देख भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, मुझे इजाजत दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।